बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका चैप्टर नंबर 10 के या उसको आप चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ मैस स्प्रिंग सिस्टम हैज़ मैस m अटैच टू स्प्रिंग, what will be effect on its time period if its mass is increased 4 times। अच्छा, आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। वो कहता है कि अगर आप उसका मैस जो है वो 4 टाइम ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि 4 गुना बढ़ा देते हैं पहले की निस्बत, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। टाइम पीरियड इसमें ए ऑप्शन में वो कह रहा है कि डबल हो जाएगा, बी में वो कह रहा है हाफ हो जाएगा, सी ऑप्शन में वो कह रहा है 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, और डी ऑप्शन में वो कह रहा है रिमेन सेम, यानी कि वही रहेगा। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए मैस स्प्रिंग सिस्टम का। वो हमारे पास ये फार्मूला होता है टी इज़ इक्वल टू 2π√m/k। अगर हमारे पास मैस m हो तो इसका टाइम पीरियड ये t होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस मैस को 4 टाइम इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा था 4 टाइम इंक्रीज़ कर दें। तो अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये देखें मैंने इसको टी प्राइम कर दिया। टी प्राइम इसलिए किया है क्योंकि ये अब चेंज हो गया है। क्यों, देखें आगे मैंने लिखा है 2π√m की जगह मैंने 4m लिख दिया है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा था कि मैस 4 टाइम इंक्रीज़ कर दें, तो यानी कि 4 गुना बढ़ा दें। तो ठीक है जी, हमने इसका मैस के जो है 4m कर दिया है। तो अब जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो ज़ाहिर सी बात है वो चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर टी प्राइम डाल दिया है, यानी कि डैश सी डाल दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि टी प्राइम इज इक्वल टू 2π। अब 4 का जो है वो अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। बाकी m/k एज इट इज़ आप लिख देंगे, ठीक है। अब 2 को आप स्टार्ट में लें, बाकी 2π m√m/k इसको आप ब्रैकेट में कर लें, और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आप 2 को एज इट इज़ लिखें, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2π√m/k ये इक्वल होता है टी के, यानी कि टाइम पीरियड। तो इधर आप टी लिख देंगे। तो आप देखें जो आपका न्यू टाइम है तो वो चेंज हो गया, वो डबल हो गया है, ठीक है। आपने मैथ्स को 4 टाइम इंक्रीज़ किया तो आपका टाइम जो है वो डबल हो गया है। तो ये हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड बिकम्स डबल, ठीक है। कैसे पता चला डबल, ये 2t हो गया, ठीक है। इफ़ इट्स मैथ इज इंक्रीज 4 टाइम, हमने क्योंकि ऊपर में फार्मूले में 4m किया था तो आंसर हमारा 2t हो गया। यानी कि आप अगर मैथ्स को 4 गुना बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, यानी कि फिर आप समझ लें कि वो डबल हो जाएगा टाइम। तो ये आपका आप देख सकते हैं ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बिकम्स डबल, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 5 सेंटीमीटर बाय 20 न्यूटन फोर्स, व्हाट इज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट के। एक स्प्रिंग है जिसको आप स्ट्रेच करते हैं, मतलब कि यूं खींचते हैं, ठीक है। कितनी फोर्स लगा के, 20 न्यूटन की फोर्स लगा के। आप माइंड में एक स्प्रिंग ले आए, ठीक है। आप उसको यूं किसी एक, उसका जो कॉर्नर है, कोना है, वो किसी जगह पे बंधा हुआ है, ठीक है, और दूसरे आपके हाथ में आप उसको यूं खींचते हैं। कितना खींचते हैं कि वो 5 सेंटीमीटर तक आप उसको खींचते हैं। कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन की। व्हाट इज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट के, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड करना है। यानी कि उसके अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट के का मतलब एक्चुअली ये है कि उसके अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, वो कितना मज़ीद यानी कि वो स्ट्रेच हो सकता है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हैं जी 100 और 440 एंड 4। तो देखते हैं कैसे पता चल देगा हमें। हमारे पास स्टेटमेंट में उसने कहा जी कि आपने उसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है, यानी कि जो एक्स है, एक्स मीन जो देखें जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो कोई ना कोई फासला उसका मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। हम यूँ कहते हैं कि वो अपनी मीन पोजीशन से आगे चला जाएगा, यानी कि उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक्स इसका 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.05 मीटर आ जाएगा। उसके बाद फोर्स कितनी दी हुई है, 20 न्यूटन की। तो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और व्हाट इज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट के, यानी कि आपने स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम के कहते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल आपके पास फार्मूला है हुक्स लॉ, जिसको आप कहते हैं F इज इक्वल टू के एक्स।
यहाँ से आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एफ़ के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह आपके पास k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स आ जाएगा। अब वेरी सिंपल हो गया कि f की वैल्यू आपके पास 20 है और x की वैल्यू आपके पास 0.05 है। आप वैल्यूज पुट करें इसमें और इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 400। अब इसका यूनिट आप कैसे लगाएंगे देखें, ऊपर जो k का एक फार्मूला बना हुआ है k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। अब एफ एक फोर्स है तो इसकी जगह आप न्यूटन लगा लेंगे, एक्स एक डिस्टेंस है, जब उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो एक्स की जगह आप मीटर लिख देंगे क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। सो आपका ऑप्शन जो है वो बी इज़ करेक्ट, 400 न्यूटन पर मीटर, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है। इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल, ठीक है, आपके पास यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम उसको आप डबल करते हैं अगर हो जाता है, व्हाट हैपन्स टू इट्स टाइम पीरियड। देखें जब आप सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड डबल कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये ऑप्शन है इसके कि डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा या रिमेन सेम रहेगा। तो देखते हैं। फर्स्टली जैसे आपने मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्टडी किया था, इसी तरह आपको सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है, वो ऊपर जो हमने पढ़ा था वो मैस स्प्रिंग सिस्टम था। मैस यानी कि आप यूँ माइंड में रखें, जब मैस की बात हो तो टाइम पीरियड में मैस आता है उस फार्मूले में, और जब सिंपल पेंडुलम की डायग्राम जो है ये आप देख सकते हैं, इसमें लेंथ होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो इक्वल होता है टी इज इक्वल टू 2πl ओवर जी। वहाँ पर मैस था, यहाँ पर लेंथ है तो एल आ जाता है, तो वहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, यहाँ पर जी की वैल्यू ग्रेविटी, क्योंकि जब हम मैस को लेंथ के साथ बांध कर स्ट्रेच किया होता है तो जी ग्रेविटी का यहाँ पर इफेक्ट आ जाता है, तो ये जी आ जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं मज़ीद। अब आप इस फार्मूले से बताएं कि अगर आप इसका एम्पलीट्यूड डबल कर देते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पेंडुलम इस टाइम पीरियड से हमें पता चल रहा है कि इसमें एम्पलीट्यूड तो है ही नहीं। एम्पलीट्यूड मीन एक्स, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं अक्सर। तो यहाँ पर तो टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का डिपेंड कर रहा है एल पे या जी पे। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं है। सो इट शोज दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। जब एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करती उस पर, तो उसके बढ़ाने या कम करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड रिमेन सेम। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन जो करेक्ट है आपका वो डी है, रिमेन सेम। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी स्मॉलेस्ट एट मेरी मून पोल्स एंड इक्वेटर। अब उसने कहा है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का ये कम से कम कहाँ पे होगा। ये नीचे उसने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो फर्स्टली हमें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आना चाहिए, ये वही है जो भी हमने अब स्टडी किया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2πl ओवर जी। अब जो ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, या एल पे और या जी पे। तो अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड कम से कम कहाँ पे होगा। अगर यहाँ पर मैं रिलेशन निकालूँ टी का और जी का, तो ये दोनों इन्वर्स रिलेशन बनते हैं। ठीक है, देखें टी जो है वो ऊपर है और जी नीचे है। अब टाइम और जी जो है ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि एक चीज़ आप इंक्रीज करेंगे दूसरी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि एक चीज़ ज़्यादा करेंगे और दूसरी कम हो जाएगी। अब हमने टाइम पीरियड को कम से कम लेके आना है, क्योंकि इसने स्टेटमेंट में कहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी स्मॉलेस्ट। इसका मतलब है अगर आपको टाइम पीरियड कम से कम चाहिए तो उसका मतलब है आप जी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, क्योंकि दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अब टाइम पीरियड कम से कम होगा तो इसका मतलब है जी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब जी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होती है, वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि टाइम जो है वहाँ पे वो कम से कम होगा। तो जी की वैल्यू जो है वो ज़मीन पर, अर्थ पर जो है वो कम ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जो जो आप ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आप देखें मरी जो है वो काफ़ी हाइट पर है। हाइट पर होने की वजह से इसका मतलब है ये ज़मीन से काफ़ी दूर हो गया है।
अब जी की वैल्यू जूँ जूँ आप ऊपर गए हैं जी की वैल्यू कम हो गई है। जब जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। सो ऑप्शन ए हमारा जो है वो नहीं होगा। अब मून तो और ही ज़्यादा ऊपर है, इसका मतलब है जी ज़मीन से तो बहुत ज़्यादा दूर है। जब ज़मीन से दूर है तो जी की वैल्यू जितना ज़मीन से दूर जाएंगे ऊपर जाएंगे तो वो कम होती जाएगी। जी की वैल्यू कम होने से टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा तो नहीं चाहिए, हमने टाइम पीरियड स्मॉलेस्ट बात करनी है। तो मून भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब दो ऑप्शन है, पोल्स एंड इक्वेटर। अब पोल्स ज़्यादा यानी कि ज़मीन पर करीब हैं या इक्वेटर, तो ये आप पहले आपको पोल्स और इक्वेटर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आप डेफिनेशन देखें, मैंने इनकी लिखी है कि मैं आपको भी एक बताऊंगा, एक डायग्राम भी दिखाऊंगा आपके, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पोल्स क्या होते हैं ये पहले आप देख लें। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इस पे देखें जो पोल्स हैं। यहाँ पर अर्थ हैज़ टू जियोग्राफिक पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, दे आर द प्लेसेस ऑन अर्थ सरफेस। ये जो पोल्स होते हैं ना, ये अर्थ की सरफेस पे होते हैं। जैसा कि आपको ये डायग्राम है, अभी आप देख सकते हैं कि ये देखें अर्थ की सरफेस पर दो जो पॉइंट है। ठीक है, अब इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ ए प्लानट। मिडल, ये आप डायग्राम है, ये देखें अगेन कि मिडल वाली लाइन है, तो इससे पता चल रहा है कि जो इक्वेटर है ये ज़मीन के ज़्यादा करीब है। ज़्यादा करीब होने से मेरी मुराद ये है कि जी की वैल्यू इस पर ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब जी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम से कम होगा। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है, इक्वेटर। क्यों? ये मैंने आपको रीज़न एक्सप्लेन कर दिया है कि एट द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी इज़ द ग्रेटेस्ट। जब जी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो टी जो है यानी कि टाइम पीरियड कम से कम होगा, क्योंकि दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास 5। इफ़ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, इफ़ इट्स फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़। नीचे 4 ऑप्शन है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि उसने स्टेटमेंट में कहा इफ़ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना दिया जी 2 सेकेंड, और आपने फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आप ये माइंड में रखें, जब भी आपको अगर टाइम पता चल जाए तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है टी एफ इज इक्वल टू 1/t। तो t अगर आपको पता चल गया वो 2 सेकेंड है, तो आप 1/2 t की वैल्यू 2 पुट कर दें, दोनों को डिवाइड करें तो ये 0.5। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है, तो हमने 7 हर्ट्स लिख दिया। आप देखें ऑप्शन कौन सा ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास एमसीक्यूज़ है जी के 360 वेव्स। ठीक है, 360 वेव्स और पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ रिवर इन 1 हर्ट्स, टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज़। कितनी वेव्स हैं जी? 360 वेव्स हैं, वो पास हो रही हैं एक पॉइंट से इन अ रिवर। कितने टाइम में? 1 हॉर्स में। तो उनका टाइम पीरियड, ठीक है, ये अपने टाइम पीरियड और सिंपल जो टाइम है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टाइम पीरियड का वर्ड है इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो नंबर ऑफ वेव्स हैं वो 360 हैं, तो नंबर ऑफ वेव्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 360 हैं। और इसके बाद आपको टाइम कितना दिया गया? 1 हावर्स, और 1 हावर्स में 3600 सेकेंड्स होते हैं, और आपने फाइंड क्या करना है? टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स आप देखें, आपने अगर टाइम पीरियड फाइंड करना है ना, तो टाइम पीरियड के लिए देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो टाइम पीरियड होना चाहिए, अगर टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का आपस में एक लिंक है, एक फार्मूला आपने भी स्टडी किया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? सो हमने पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, क्योंकि ये आप देखें फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 1/f। तो फ्रीक्वेंसी होगी तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी तो हम बड़े आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, ये आपने डेफिनेशन भी स्टडी की होगी फ्रीक्वेंसी की। तो n/t, n आपके पास 360 है, और टाइम पीरियड, टाइम जो है वो आपके पास 36 सेकेंड है, 3600 सेकेंड।
दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.1 हर्ट्स आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आ गई है तो टाइम पीरियड फाइंड करना बहुत ईजी है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है T इज इक्वल टू 1/f, और 1/f की वैल्यू 0.1 और ये डिवाइड करेंगे तो 10 सेकेंड। अब आप देख लें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास 7 MCQs है कि टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक इज 0.5 सेकेंड। वाटर वेव्स इन रिपल टैंक हैज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, देखते हैं हम डाटा नोट करते हैं, ये किस्म का न्यूमेरिकल आप समझ लें इसको। सबसे पहले उसने कहा है कि टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक इज 0.5 सेकेंड। तो टाइम पीरियड इसका मतलब है दिया हुआ टी, ये टाइम पीरियड है इसलिए कैपिटल टी का वर्ड यूज करें सिंबल। तो टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद वो कहता है वाटर वेव्स इन रिपल टैंक हैज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है जी, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और 5 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि बाकी देखें ऊपर टाइम पीरियड सेकंड में है, इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो ये सेंटीमीटर को भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो आपने 100 से डिवाइड करना है तो ये 0.05 मीटर आ जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़, फाइंड क्या करना है जी, फ्रीक्वेंसी। अगेन वही बात है कि फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो। क्यों? क्योंकि ये देखें टाइम पीरियड, ये हालांकि इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करूँगा लेकिन ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है आपके पास 1/t और 1/t की वैल्यू आपके पास 0.5 है, दोनों को डिवाइड किया तो ये 2 आ जाता है। इसका मतलब है ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। लेकिन जो इसमें बाकी डाटा दिया हुआ था हम उसके थ्रू भी फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर ये न्यूमेरिकल बन के आ जाए पेपर में तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, जो बाकी चीज़ें दी हुई हैं स्पीड और एम्पलीट्यूड उसके थ्रू आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, ठीक है। सो इसका तरीकाकार ये है कि फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है तो ये आपके पास एक रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जिसमें स्पीड भी आ जाती है क्योंकि डाटे में स्पीड गिवन थी। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, हमारे अगर दो चीज़ें हमें पता हो, v पता हो और लेमडा यानी कि वेव लेंथ पता हो। वेव लेंथ तो नहीं पता, v पता है, इसका मतलब है पहले हमें वेव लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब देखिए मैंने क्या किया, फिर v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने लिख दिया 1/t, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमें नहीं पता, हमने उसकी जगह 1/t, क्योंकि ये फार्मूला भी है उसका। बाकी लेमडा को इसी तरह लिख दिया। अब आप लेमडा को इधर रहने दें, टी जो इसके साथ नीचे डिवाइड हो रहा है ये v के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और लेमडा इज इक्वल टू वी टी। अब आपके पास v है वो 10 है, t भी आपके पास है 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5। अब लेमडा यानी कि एक वेव लेंथ होती है, लेंथ मीटर इसका यूनिट है। अब आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गया, अगेन वही फार्मूला यूज़ करें v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि v भी पता है और लेमडा भी पता है। लेमडा पहले जो है f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये v के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, f इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा, इसको यूँ लिख लेंगे और v की वैल्यू आपके पास 10 है और लेमडा की वैल्यू आपने फाइंड की है 5 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 हर्ट्ज़। देखें वही आंसर आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा, 2 हर्ट्ज़। नेक्स्ट आपके पास MCQs है जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहली तो ये बात है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए, ठीक है। अब एक्स रेज ऐसी रेज हैं या ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता, सो ये तो बीच में से निकल गया ऑप्शन। अब लाइट को भी मीडियम नहीं चाहिए होता तो ये भी निकल गया। अब स्ट्रिंग वेव्स यानी कि ऐसी वेव्स जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही हैं, इनको तो मीडियम चाहिए, स्ट्रिंग होगी तो वेव्स होंगी, इनको मीडियम चाहिए। लेकिन ये ऐसी वेव्स हैं जो कि ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं, जब आपके पास एक्सपोज कर लें स्ट्रिंग यानी कि ये रस्सी है सिंपल, और एक कारण उसका कहीं आपने उसको अटैच किया हुआ बंधा हुआ है, एक कारण आपके हाथ में, आप उसको यूँ जर्क सा देते हैं तो वो यूँ वेव्स सी पैदा होती हैं, ठीक है। तो वो इसका मतलब है कि ट्रांसफर्स वेव्स होती हैं। अब साउंड ऑप्शन बाकी रह जाता है। साउंड की वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक्चुअली वो वेव्स होती हैं जो जिनमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा हो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का, तो
तो यानी कि टू एंड फ्रो भी आप कह सकते हैं, यानी कि यूँ आगे पीछे, ठीक है। तो हमारी जो साउंड होती है, साउंड ये तो नहीं होता ना कि ऊपर जाके फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, तो बल्कि वो सीधी सीधी मूव करती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास 9। व्हेन वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, जब पानी जो है वो गहरे पानी से डीप वाटर टू शैलो, शैलो मीन जो ऊपर सरफेस वाला पानी। अब देखिए कंसेप्ट क्लियर हो आपको कि वाटर जो है वो जब नीचे होता है, ठीक है, डीप डीप कहते हैं गहराई, गहराई को। जब वो नीचे होता है तो, और नीचे से पानी जब ऊपर आता है, शैलो मीन्स ऊपर सरफेस पे आ जाता है, तो फिर क्या होता है। नीचे उसने 4 ऑप्शन दिए हैं कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी या वाटर वेव्स इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीज, अच्छा स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीज, वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स इंक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखें, जब भी पानी डीप वाटर यानी कि वाटर वेव्स जब डीप से शैलो की तरफ आएंगी तो हमेशा उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा पहले डायग्राम में भी देखें, आपको ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें कि जब भी वाटर देखें वो जब डीप से शैलो की तरफ वाटर वेव्स आ रही हैं, जब डीप में थी वाटर वेव तो देखें उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है। डीप में उनकी वेवलेंथ ज़्यादा, वो आप ये देख सकते हैं लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी वो ज़्यादा है। अब जब वो शैलो की तरफ आई हैं, आप देखें लैम्डा 2 थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब है कि ये वेवलेंथ कम हो गई है, और वेवलेंथ कम होने से स्पीड जो है वो कम हो जाती है। आप ज़रा इसका आंसर देख लें, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले तो ऑप्शन देखें कि मैंने ये लिख दिए कि व्हेन वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, ये मैंने ऑप्शन दिए, इनको मैं बताता हूँ। पहले आप ये मैथमेटिकल रिलेशन देखें, ठीक है। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ पर v और लेमडा का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है अगर आप फ्रीक्वेंसी को एज ए कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, जब मैंने आपको कहा कि जब वाटर वेव्स डीप से शैलो की तरफ आती हैं तो उनकी वेवलेंथ कम हो जाती है। ये आप अगेन डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पर जो डीप में जो वाटर वेव्स हैं उनकी देखें वेवलेंथ कितनी ज़्यादा है, लैम्डा 1 की देखें वो कितना ज़्यादा है। अब जब वो शैलो की तरफ आई हैं तो अब उनकी देखें वेवलेंथ कम हो गई है। अब इसका मतलब है वेवलेंथ जो है वो कम हो गई है। वेवलेंथ कम होने से स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ कम स्पीड भी कम, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। यही तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के है। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ कम होगी और स्पीड भी कम हो जाएगी। स्पीड कम होने वाला ऑप्शन देखें आप, ढूंढें कौन सा ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन सी है आपका, कि स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीज, ठीक है। तो ये आज स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीज, ठीक है। स्पीड हमेशा उनकी कम हो जाती है, ठीक है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो इनकी स्पीड को कम करने के लिए, जैसे यानी कि वो सरफेस पे आती हैं, तो ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 10 MCQs है और लास्ट है, लिसनिंग टू रेडियो वेव्स, रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैली ऑफ माउंटेन्स आर इज़ ड्यू टू, आपको जो रेडियो ट्रांसमिशन सुनाई दे रही होती है डीप वैलीज़, माउंटेन्स की डीप वैलीज़ में, तो वो किस वजह से होती है। तो पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन आपको बता देता हूँ। वैसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की वजह से। लेकिन क्यों, कैसे, तो पहले आप डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर करें। ये आपको मैं एक डायग्राम दिखाने लगा हूँ, आप इस डायग्राम को ज़रा अंडरस्टैंड करें। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो कुछ पहले मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वाटर वेव्स का। आप देखें ये वाटर वेव्स आ रही हैं और आगे दो कुछ स्लिट्स या माउंटेन्स या कुछ भी समझ लें वो आगे हैं दो। जब वाटर वेव्स उसके बीच में से एंटर हुई तो ये देखें कैसी शेप बन गई है, ये डी सी शेप है। इसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब यूँ माइंड में लें कि जब डी शेप बन रही है तो इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ डिफ्रैक्शन का, ठीक है, फिर मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ। आप इससे भी देखें, जब ये वाटर वेव्स आ रही हैं आगे अगर दो स्लिट्स दूर दूर हैं तो देखें ये कम डी शेप उस तरह की सही नहीं बनती, यानी कि कम डिफ्रैक्शन का प्रोसेस उस तरह का नहीं होता। लेकिन दूसरी वाली डायग्राम में देखें कि जब वो करीब करीब है थोड़ा सा ही बीच में यानी कि वो गैप्स है तो ज़्यादा डिफ्रैक्शन होती है, यानी कि हम कहते हैं कि बेंड हो गई है लाइट वेव्स, डी शेप बन गई है, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह
आप सपोज कर लें ये जो आपको ब्लैक ब्लैक स्लिट्स नज़र आ रही है, यहाँ पर आप माउंटेन समझ लें, पहाड़ियाँ समझ लें। ये अब आप देखें ये जो यहाँ से एक आपको हिल नज़र आ रही है, माउंटेन पहाड़ी सी नज़र आ रही है, इसके नीचे देखें वो एक घर सा बना हुआ है। ये इसको हम कहते हैं कि आपका यानी कि डीप वैलीज़ हैं, ठीक है, यानी कि गहराई में वो घर बने हुए हैं, ठीक है। और उन घरों तक रेडियो की वेव्स कैसे पहुँचेंगी? तो यहाँ पर भी देखें जो आपको रेड कलर की ये लाइन नज़र आ रही है, ये एक जब उस हिल से टकराती हैं ना तो यूं एक डिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल डी शेप बन रही है। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये जो रेडियो वेव्स हैं ये डिफ्रैक्शन के थ्रू इस डीप वैलीज तक पहुँच रही हैं, नीचे घरों तक इनके पहुँच रही हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में इसने एक्चुअली ये वाली कहानी इसने जो मैंने आपको भी डायग्राम दिखा रहा हूँ इसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो उसने कहा कि इन डीप वैलीज तक जो है वो रेडियो की ट्रांसमिशन कैसे पहुंचती है, हाउ। तो ये आप कह सकते हैं कि ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो देखें आप, मैंने अभी आपको दिखाया भी है कि जो यहाँ पर रेडियो की वेव्स आ रही हैं ये देखें एक डिफ्रैक्ट हो की आ रही हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ये ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो ये था बच्चों आपका MCQs सारे जो कि मैंने समझाए हैं। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।